हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं हूं भूमेश अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। बहुत आसान चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को करने के लिए मैं हमेशा उस चैप्टर के नाम को समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि बच्चे को चैप्टर आए। यही किसी भी चीज़ को परमानेंट ध्यान रखने का की स्टोन मेथड है। की स्टोन मतलब मेन, बिल्कुल। डेटा हैंडलिंग, सबसे पहली बात तो डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। डेटा तो डेटा हो गया। डेटा को हिंदी में कह सकते हैं हम आंकड़े। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के आंकड़े होते हैं, उन सबको हैंडलिंग करना यानी उन सबको व्यवस्थित करना और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना, उनसे कुछ नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, यही डेटा हैंडलिंग है। जैसे एक क्लास में 20 बच्चे हैं, किसी की हाइट 7th क्लास ही है मान लिया, और इसमें 20 बच्चे हैं, किसी की हाइट 4 फुट है, किसी की हाइट 3.5 फुट है, किसी की 4.5 फुट है, और मान लिए 20 बच्चों के अलग अलग उन्होंने हाइट दी है। तो हम उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं कि उनकी एवरेज हाइट निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगी कि उस क्लास की एवरेज हाइट क्या है। इसे ही कहते हैं डेटा हैंडलिंग। यानी जो हमें डेटा दिया है, हमने उसे व्यवस्थित किया और उससे एक जानकारी निकाल ली। या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं इससे कि ऐसी कौन सी हाइट है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। कॉमन जैसे 4 फुट ज़्यादातर बच्चों की 4 फुट है मान लिया, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन हो गई, इसे कहेंगे मोड। तो ये सब हमने इस इंफॉर्मेशन निकाली इससे। या फिर हमने हाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, जैसे 3.5 फुट, 4 फुट, 4.5 फुट, इस तरह से। और बीच वाली हाइट जो है वो हो गई मीडियन। तो इस तरह से हमने एक ही डेटा से कई चीज़ें निकाल ली। एक रेंज हो सकती है कि मान लिया मिनिमम 3.5 फुट है क्लास में बच्चा और मैक्सिमम 4.5 फुट है, तो रेंज हो गई 4.5 फुट में से 3.5 फुट घटा दो 1 फुट। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। यानी जो हमें डेटा दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, उसे व्यवस्थित करके उससे कुछ जानकारी निकालना, वो डेटा हैंडलिंग है। इसमें हम पढ़ते हैं मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। ये जो 4 नाम मैंने अभी लिए आपको एग्जाम्पल से बताए, मीन, मोड, मीडियन, मेड, ये सब डेटा हैंडलिंग होती है और ये सब डेटा हैंडलिंग में आते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि मीन, मोड, मीडियन या रेंज, ये हमेशा उन दिए गए जो भी हम पे डेटा है उसमें जो स्मॉलेस्ट है और जो बिगेस्ट है उनके बीच में ही होंगे, उनसे बाहर नहीं हो सकते। यानी ये कभी भी नेवर स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट एंड नेवर बिगर देन बिगेस्ट। यानी जो हमें डेटा दिया है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटे नहीं हो सकते, और जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़े नहीं हो सकते। मीन, मोड, मीडियन हमेशा उनके बीच में ही होंगे, हमेशा उनके बीच में ही होंगे। ओके, ये कैसे होंगे ये हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, अभी प्रैक्टिस में देखेंगे। एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि जो मीन है वो दिए गए डेटा में से एक हो सकता है, वन ऑफ गिवन डेटा। मान लिया डेटा दिया है एक बच्चे की 3.5, एक की 4, एक की 4.5, किसी की 4.25, किसी की 4.25, और जब हम इनका एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इनमें से एक भी हो सकता है। 3.5, 4.25, 4, 4.25, 4.5, इनमें से कोई सा एक भी आ सकता है, या फिर इन्हीं के बीच में कुछ और आ सकता है, इनसे बाहर नहीं आएगा। यानी नेवर स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन बिगेस्ट। और दूसरी बात, उस डाटा में से एक भी हो सकता है, मीन, मे बी।
और मे नोट भी, और नहीं भी हो सकता, पर होगा उन्हीं के बीच में कोई नंबर, यानी 3.7 आ गया, 3.8 आ गया, या 4.1 आ गया। ये 3.5 और 4.5 के बीच में ही हुए ना, ठीक है। दूसरी बात, जो मोड है, मोड ये ऑलवेज वन ऑफ डाटा होगा, हमेशा डेटा में से एक होगा। ये सब आपको भी समझ में आ जाएंगे, ये मैं थोड़े इस तरह से बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत इजीली चैप्टर समझ में आ जाए। मोड जो है हमेशा दिए गए डेटा में से एक होगा। जैसे मान लिया किसी रेस्टोरेंट में कस्टमर आते हैं और वहाँ का जो कस्टमर आते हैं, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है और कोई 2 खाता है। मान लिया हमने उसका डेटा व्यवस्थित किया और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रोटी 2 खाई जा रही है, तो यहाँ पे मोड 2 होगा, 2, वो हमेशा डेटा में से एक ही होगा, ठीक है, डेटा से बाहर नहीं हो सकता। इस तरह से मोड का क्या लाभ मिला हमें कि मोड से हमें पता लग गई कि यहाँ पे पर पर्सन रोटी कितनी बनानी चाहिए, यानी उस शॉपकीपर को या उस होटल के मालिक को ये पता लग गई कि उसे पर पर्सन कितनी रोटी बनानी है। अब जैसे गली गली में हलवाई बैठे होते हैं, वो ऐसे ही तो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी रोज़ की इतनी कचौरी, इतने समोसे बिक रहे हैं। ये सब मोड ही तो है, वो उतनी बनाने लगते हैं फिर रोज़। या फिर एवरेज का यूज होता है, जैसे एक बच्चे के किसी पेपर में 30 में से 29 नंबर आए, किसी में 25 आए, किसी में 22, किसी में 26, तो वो अपने नंबर का एवरेज निकाल सकता है। कैसे? सारे नंबर को जोड़ देगा और जितने सब्जेक्ट है उनसे डिवाइड कर देगा। ये सीखेंगे हम अभी। तो इससे उसे पता लग जाएगी कि उसके एवरेज नंबर कितने हैं हर पेपर में। तो ये जो डेटा हैंडलिंग है, इसका डेली लाइफ में बहुत यूज है। बच्चे केवल इसे पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि इसका कितना यूज है डेली लाइफ में। इसलिए हम सबसे पहले यही समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा डेटा में से एक होगा। अच्छा, मोड जो है मोर देन 1 भी हो सकता है। मोर देन 1 का मतलब यहाँ एक डिजिट से नहीं है, 1 नंबर से नहीं है। मोर देन 1 का मतलब है कि जैसे 2 2 2, 3 3 3 3, ये सेम बार आए किसी डेटा में, यानी 2 बार भी 2 2 2, 2 2 2 भी 4 बार आया और 3 3 3 भी 4 बार आया, तो इसकी मोड 2 और 3 दोनों हो जाएंगी। लेकिन मीन ऑलवेज 1 होता है, मीन ऑलवेज 1 होता है, हमेशा एक ही आंसर होगा मीन तो। और मोड मोर देन 1 होता है, हो सकता है, मतलब मे बी। अच्छा, मीडियन क्या है? मीडियन उनको इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर डेटा को, जो बीच वाला होगा, मिडिल डेटा या मिडिल वाला नंबर, वही मीडियन है। इससे ये भी पता लग रहा है कि ये ऑलवेज, ये भी हमेशा उनमें से एक होगा, ऑलवेज 1 ऑफ डेटा। लेकिन ये याद रखना, ये केवल ओड काउंटिंग के लिए है। ओड मतलब मान लिया जो डेटा दिया है उसमें 7 आंकड़े हैं, 7 या फिर 9 या फिर 11, तब बीच वाला नंबर मीडियन होगा, क्योंकि 3 एक तरफ हो जाएंगे, 3 दूसरी तरफ, बीच वाला मीडियन बन जाएगा। लेकिन अगर इवन काउंटिंग है, इवन काउंटिंग, तो वो अदर आएगा, कुछ और आंसर आएगा, लेकिन आएगा वो हमेशा उनके बीच में ही, जो रेंज दी गई है हमें, जो डेटा की हमें रेंज दी गई है, उनके बीच में ही आएगा। अब हम ये रेंज समझ लेते हैं, रेंज क्या है। रेंज जो है, हमें जो दिया गया डेटा है उसमें सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस है रेंज। डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन डेटा। डेटा में जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उसके अंतर को ही रेंज कहते हैं, ठीक है। तो मीन, मोड, मीडियन मैंने और रेंज आपको बताया।
अब ये लिखा रहने देते, मैं आपको ये समझाता जाता हूँ कैसे कैसे प्रॉपर्टी हमारी लगी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज। ये क्या होता है, जैसे कोई डेटा दिया है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी इसमें जो डेटा दिया है उनका सम अपॉन वो डेटा कितना है, मतलब उसमें कितनी डिजिट है या कितने नंबर हैं, वो उनका नंबर। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मीन के लिए। मान लिया एक बच्चे के इंग्लिश में 20 नंबर है, मैथ में 25 है और साइंस में 30 है और एसएसटी में 26 है और हिंदी में 24 है। ये हमने एक डिजिट ली, मतलब एक डेटा लिया कि एक बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस बच्चे के मीन बताओ, नंबरों का मीन या फिर नंबरों का एवरेज। तो इसमें हर नंबर जो है एक ऑब्जर्वेशन है, 20, 25, 30, 26, 24। तो इनका सम करना पड़ेगा पहले में अपॉन ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं ये, तो 5 ऑब्जर्वेशन हो गई अपॉन 5 रखना होगा हमें। इस तरह से हम एवरेज निकालेंगे। अपॉन में तो 5 क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। सम कितना हो गया इनका, 20 और 30 हो गया 50, 26 और 24 भी 50, 50 50 100 और 25 125 हो गया। इससे इसे डिवाइड कर दिया, 25 आंसर आ गया। यानी जो एवरेज है वो 25 है, यानी एवरेज नंबर 25 है उस बच्चे का, या मीन नंबर। यहाँ पे आप ही देख पा रहे हैं जो 25 है वो 20 और 30 के बीच में है, 24 उसके मिनिमम नंबर है और 30 मैक्सिमम। तो ये वाली बात लागू हो गई यहाँ पे, ये वाली बात। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि जो मीन है वो दिए गए डेटा में से एक हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन यहाँ वो डेटा में से एक ही है। मैथ के नंबर 25 में वही इसके एवरेज आया है या मीन आया है, यहाँ पे वो डेटा में से एक ही है। और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि हमेशा एक ही होगा आंसर, मीन यानी एवरेज, और आंसर हमारा एक ही तो आया है 25, 2 आंसर थोड़ी ना आया। ठीक है, इस तरह से मैंने वेरी इजीली आपको मीन बताया है। मुझे लगता है आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होंगी और ये मीन निकालना भी, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मोड। क्या है मोड? मोड जैसे हमने कहा कि भाई एक रेस्टोरेंट में 2 2 3 4 5 2 2 6 4 2 इतनी चपातियाँ बन रही हैं। पहले इंसान ने 2 चपाती खाई, दूसरे ने भी 2 चपाती यानी रोटी, तीसरे ने 3, चौथे ने 4, पांचवें ने 5, छठे ने फिर 2, सातवें ने फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 2, इस तरह से रोटी बनी। अब वो अंदाज़ा लगाना चाहता है कि मुझे पर व्यक्ति कितनी बनानी है, तो उसके लिए मोड यूज होगा। इसमें बस हमें इतना देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी 2 रोटी खाने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, यानी मोड यहाँ पे 2 है। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि मोड हमेशा डेटा में से एक ही होगा। दूसरी बात, मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आंसर। जैसे मान लिया यहाँ 2 के बाद मैं 3 भी बना दूँ एक्स्ट्रा कि भाई 3 4 3 3 3, तो 3 भी अब 4 बार आ गया है। 1 2 3 4 5 3 भी अब 5 बार आ गया है। 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 मोड हो गए अब, 2 और 3। तो इससे बात भी प्रूफ हो गई कि मोड एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन मोड हमेशा उस डेटा में से ही होगा
मीन की तरह नहीं है, एवरेज की तरह कि हो भी सकता है और नहीं भी, इसमें तो हमेशा उसमें सही होगा। और मीन एक ही आंसर आता है, इसके 2 आंसर भी आ सकते हैं। मोड का यूज भी बता दिया। और आप ये भी देख लीजिए कि स्मॉलर 2 नंबर है यहाँ और बिगेस्ट 6 है। जो आंसर आया है वो स्मॉलर से स्मॉल नहीं है और बिगेस्ट से बिग नहीं है, उनके बीच में ही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मोड, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। द नंबर दैट अकर मोस्ट ऑफन, द नंबर दैट अकर मोस्ट ऑफन या मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा बार आया है, वो ही मोड है। ठीक है, इस तरह से हमने मोड भी सीख लिया, और कुछ भी नहीं है ये मोड। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। बस इतने से ही टॉपिक है वास्तव में, मीडियन। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, मीडियन। मीडियन का मतलब ही मिडिल है, मिडिल। मान लिया हमें एक आंकड़े दिए हैं 24, 30, 26, 28, 32, 25, 27, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमसे पूछा इनका मीडियन बताओ। तो याद रखना, मीडियन बताने के लिए सबसे पहले हमें जो डेटा है, यानी आंकड़े हैं, डेटा है, इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। किसी भी एक ऑर्डर में लगा लो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, किसी भी एक ऑर्डर में लगा लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम असेंडिंग में लगा लेते हैं। सबसे छोटा क्या है 24, फिर 26, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 30 और फिर 32। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो बीच वाला कौन सा है, 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए, बीच वाला 27 है। आंसर हो गया 27। इस तरह से हमने ये तो सीख लिया कि हाँ मीडियन मिडिल वाला है, और मीडियन हमेशा डाटा में से ही एक नंबर होगा, जबकि वो ओड काउंटिंग में है। ओड काउंटिंग तो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आंकड़े तो हमें दिए हैं, 7 ही डेटा तो हमें दिए गए हैं, 7 ही नंबर तो हमें दिए गए हैं। 7 यानी कि ओड काउंटिंग में है, तो बीच वाला हो गया। अब मान लिया मैं इसी में एक नंबर और बढ़ा दूं आगे, चलो मैंने ये बढ़ा दिया 34, बाद में बढ़ाया ये मैंने, अब देख लीजिए। तो अब बीच वाले ये दोनों नंबर हो गए, ये दोनों नंबर बीच वाले हो गए, 3 इधर 3 इधर। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। 8 7 15, 2 और 2 4 और 1 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, वो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 27.5 आंसर आ गया। अब ये जो डेटा है, आंसर है, ये अलग नंबर है, दिए गए डेटा में से एक नहीं है, लेकिन मिडिल का नंबर है। और तीसरी बात फिर वही, स्मॉलर से स्मॉल नहीं है, यानी 24 से छोटा नहीं है, और बिगर से बिग नहीं है, यानी 34 से बड़ा नहीं है, उनके बीच में ही है। तो यहाँ पे भी सारी बातें प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको मीडियन, मोड, मीन तीनों बता दिए। मीडियन, सॉरी, ठीक है, मीडियन, मोड और मीन तीनों बता दिए। और अगर इवन काउंटिंग में है तो क्या करना है, बस बीच वाले जो 2 हैं उनका सम करो और 2 से उन्हें डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही मीडियन है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये सब बता दिया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, रेंज। रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर इन डेटा। मान लिया हम वही लिखे, चलो कुछ और ले लेते हैं, 101, 200, 250, 150, 120, इसे 100 कर लो। चलो अब इसका रेंज क्या है, रेंज ये मान लिया हमने किसी लेबरर यानी मजदूर की दैनिक आय मान ली। जो मजदूर लोग होते हैं वो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। मान लिया उन्होंने एक दिन 100 रुपये कमाए, एक दिन 200, एक दिन 250, एक दिन 150, एक दिन 120।
हफ्ते में 2 दिन और बढ़ा लो। मान लिया एक दिन उनने कमाए 220 और एक दिन कमाए उनने 170, चलो तो 7 दिन की ये हो गई। अब उसकी रेंज क्या है 7 दिनों की कमाई की? बस बिगेस्ट नंबर क्या है 250, 250 और स्मॉलेस्ट क्या है 100, इन्हें घटा दो 150, उसकी रेंज ये हो गई 150 रेंज हो गई उसकी अर्निंग की। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेंज। आप यहाँ भी देख सकते हैं स्मॉलर से स्मॉल नहीं है, बिगर से बिग नहीं है, और उनमें से एक ही है, और आंसर इसका भी एक ही आता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने लेसन की चारों टर्म समझा दिए हैं। अब अगला टॉपिक है इसमें बार ग्राफ। बार ग्राफ मैं सारा रफ कर रहा हूं। अब बार ग्राफ क्या होता है? जब हम किसी डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाएं, जब हम किसी डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाएं और उस पर बार बनाकर दिखाएं तो उसे बार ग्राफ कहते हैं। जरा ये ग्राफ और बार हम समझ लेते हैं होते क्या हैं और ये पूरा बार ग्राफ क्या होता है। मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। इस वर्टिकल लाइन को मैथ में वाई एक्सिस कहते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैथ में एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, मान लिया एक बच्चा है या फिर 5 बच्चे हैं, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। इस लाइन पे कोई एक डेटा दिखाते हैं और इस लाइन पे दूसरा डेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे एक ही स्टूडेंट दिखाना और इस पे नंबर, इस पे नंबर, इस पे स्टूडेंट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मान लिया मैंने 5 स्टूडेंट लिए A B C D E और मैंने कहा कि उनके हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर मुझे पता है। ठीक है, और उनके हाफ ईयरली एग्जाम में मान लिया मैंने कहा कि नंबर है के 50, एक के हैं 75, एक के हैं 100 और एक के हैं 80 और एक के हैं 90। ठीक है, मैक्सिमम हमने 100 रखे हैं यहाँ पे और 50, 80, 90, 75 ये सब चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, हम अपनी इसे तो 0 मानते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट कर रही हैं एक दूसरे को, इसे 0 मानते हैं और इसके हिसाब से हम कुछ सुविधापूर्ण डिजिट ले लेंगे सेम गैप की। जैसे मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने पहली डिजिट 20 ले ली, दूसरी 40 ले ली, तीसरी 60 ले ली, चौथी 80 ले ली और 5वीं 100 ले ली। इस तरह से मैंने 5 पार्ट में इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस को डिवाइड कर लिया। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 20 के गैप पे। तो यहाँ पे एक स्केल भी होता है, वर्ड स्केल। इस बार ग्राफ का स्केल मैंने क्या लिया है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 20 मार्क्स लिए हैं मैंने, 20 मार्क्स, क्योंकि मैंने 20 का गैप दिया है और 1 यूनिट पे 20 का गैप है, इसलिए 1 यूनिट बराबर 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये हमने मार्क्स लिए हैं बच्चों के वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने बच्चे ले लिए ABCDE। तो अब हम इनका ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से, क्योंकि एक के कितने हैं, अरे एक के तो 50 हैं, 50, 60 और 40 के बीच में आएगा। तो इस तरह से ले लो, ये मैं लिख देता हूँ ABCDE के माने इस तरह से। B के 75 हैं तो वो 80 के थोड़ा करीब आएंगे इस तरह से। C के 100 हैं तो वो बिल्कुल ऊपर जाएंगे। D के 80 हैं तो वो 80 तक जाएंगे और E के 90 हैं तो वो इन दोनों के बीच में जाएंगे। इसे कहते हैं बार ग्राफ। इसमें तो मैंने रफली बना दी है, लेकिन ये जो बार होते हैं ये सेम विड के होते हैं, सेम विड मतलब चौड़ाई, सेम विड के, और इनकी लेंथ इनके दिए गए डेटा पे निर्भर करती है। विड तो इनकी सेम होती है और लेंथ डिपेंड अपॉन डेटा।
डेटा पे निर्भर करती है, डेटा क्या है उसी हिसाब से इनकी लेंथ होती है, जैसे इन सब की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ होता है जब हम किसी भी दिए गए डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाते हैं और उस पर बार के रूप में शो करते हैं, तो इसे बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और हमें देखनी है, स्केल भी हमने देख लिया क्या है होता है। आपकी में एक डबल बार ग्राफ भी दिया गया है। मान लिया मैं कह दूँ हाफ ईयरली के बाद मुझे इनके एनुअल एग्जाम के नंबर भी पता हैं और वो भी मुझे शो करने हैं। इसके मान लिया हमने थोड़े से अच्छे हो गए, अब 70, इसके भी अच्छे हो गए 85, इसके थोड़े कम हो गए 95, इसके भी थोड़े कम हो गए 75 और इसके वहीं के वहीं 90। ठीक है, अभी नभी हमें दिखाना है ग्राफ पे और इसी से दिखाना है। तो मान लिया मैंने हाफ ईयरली के तो दिखा दिए ब्लू कलर से और अब मैं एनुअल के दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से। तो हम इसी पे दिखा देंगे। एक के कितने आए एनुअल में 70, तो इसकी इसी वाली लाइन पे इसको इस तरह से बढ़ाओ और फिर नीचे ले आओ। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये थोड़ा रफ बना रहा हूँ मैं तो, इसलिए सेम विड्थ के नहीं है, यानी सेम चौड़ाई की नहीं, वरना सेम बनेंगे। तो इस तरह से हमने ए के एनुअल हाफ ईयरली भी दिखा दिए, एनुअल भी दिखा दिए। बी के कितने हैं 85, हाँ 85, तो इसे थोड़ा सा बड़ा करो, बस इतनी बहुत है, इस तरह से लिया हो नीचे तक। तो ये इसके एनुअल के दिख गए। सी के कितने हो गए 95, थोड़े कम हो गए, इस तरह से लिया हो। डी के कितने हो गए 75, थोड़े कम हो गए, इस तरह से लिया हो। और इसके इतने ही हैं तो ऐसे ही रहने दो। तो इस तरह से हमने एक ही ग्राफ पे उसके उनके हाफ ईयरली मार्क्स भी दिखा दिए और एनुअल भी। इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। और इसके लिए हमारा वही है, एक्सिस भी वही है। ठीक है, और इन्हीं बार ग्राफ को बना के देख के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बताओ सबसे ज़्यादा हाफ ईयरली में किसके आए हैं, तो आप बता सकते हो सी के आए हैं 100 देखते ही। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके हाफ ईयरली और एनुअल में सेम है, तो आप बता सकते हो ई के दोनों में 90-90 है। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसकी प्रोग्रेस हुई है, बी की प्रोग्रेस हुई है, ए की भी प्रोग्रेस हुई है, उसके 50 से 70 होगा और उसके 75 से 85। और ऐसे कौन से हैं जिनका डिप्रेस हुआ है, यानी कि कम आए नंबर, तो सी के और डी के उनके 100 से 95 और 80 से 75 हो गए। ये हम केवल ग्राफ देख के बता सकते हैं। मान लिया वो डेटा नहीं दिया गया हमें और ग्राफ बना दिया है, तो हम इस ग्राफ से बता सकते हैं। ये ग्राफ का फ़ायदा होता है। ठीक है, और जो ग्राफ है इसका रिलेशन मोड से भी होता है। मोड क्या था कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात तो नहीं हुई इस वाले डेटा में, क्योंकि यहाँ तो सबके अलग अलग मार्क्स हैं। फिर भी हम ये बता सकते हैं कि हाँ 75 मार्क्स 2 बार आए हैं और कोई मार्क्स ऐसे हैं 90 मार्क्स 2 बार आए हैं ग्राफ को देखकर। तो इस तरह से इस ग्राफ की मोड अगर हम कहें तो 75 और 90 हो गए, क्योंकि बाकी सब तो एक एक ही बार आए हैं। तो ग्राफ को देखकर हम मोड भी बता सकते हैं, मीडियन भी बता देंगे इनके मार्क्स को रख के। ठीक है, तो ये ग्राफ का प्रैक्टिकल यूज है। अब इस चैप्टर की एक आखिरी टॉपिक रह गया, चांस एंड प्रोबेबिलिटी, वो और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डेटा हैंडलिंग बताया है, मीन, मोड, मीडियन, रेंज एंड बार ग्राफ। और बार ग्राफ का उनके साथ रिलेशन, मीन, मोड, मीडियन, रेंज के साथ, और बाकी मीन, मोड, मीडियन, रेंज की सारी प्रॉपर्टीज और बार ग्राफ की भी सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया। अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, चांस एंड प्रोबेबिलिटी, आखिरी टॉपिक इस लेसन का, फिर वीडियो पूरी हो जाएगी। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा लेसन है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। और बच्चे से इंटरेस्ट में नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। पढ़ाई को हमें डेली लाइफ में जोड़ना चाहिए तो हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। इसलिए हमारी टैगलाइन है, वी मेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस का मतलब
जैसे किस काम के कितने होने के चांस हैं या नहीं, आज बारिश होने के चांस हैं या नहीं, कल धूप निकलने के चांस हैं, बारिश होने के चांस, ये सब चांस हो गए। चांस नॉट टू सर्टेन भी हो सकता है, मतलब होना निश्चित है नहीं, मतलब होना निश्चित नहीं, ये भी हो सकता है। और सर्टेन टू हैपन भी हो सकता है कि ये तो होना ही होना है, निश्चित है, निश्चित। और ये अनिश्चित कि ऐसा होना कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। और एक होता है इम्पॉसिबल कि ये तो असंभव है, असंभव बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं संभव के एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहने लगूं आज सूरज पश्चिम से निकला है, द सन राइजेज इन द वेस्ट टुडे, तो आप हंसेंगे क्योंकि ये बात तो इम्पॉसिबल है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया चांस का तो इसमें हम लिखेंगे सीधा इम्पॉसिबल। हम कहने लगे सूरज तो पूरब से ही निकला है, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो ट्रुथ है। सर्टेन टू हैपन, ये तो निश्चित है, तो हम ये कहेंगे। अगर हम कहने लगे आज बारिश होगी तो नॉट टू सर्टेन, अनिश्चित है, मतलब हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए चांस के। जैसे किसी का कहीं जाने का प्रोग्राम हो तो उसके लिए नॉट टू सर्टेन भी हो सकता है कि मैं जा भी सकता हूँ या नहीं भी। और अगर उन्हें टिकट करा ली बिल्कुल पक्का मन है तो सर्टेन टू हैपन ही है कि निश्चित ही जाऊंगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमारे चांस में आते हैं। और हम कुछ सोच लेते हैं एक आधा, जैसे कोई कहने लगा यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो ये तो सर्टेन टू हैपन है कि हम हर दिन पिछले दिन से बड़े हो जाते हैं। कोई कहने लगे अ टोस्ड कोइन विल लैंड हेड्स अप, कि जो टॉस किया गया कोइन है उसका हेड ही ऊपर आएगा, तो ये नॉट टू सर्टेन है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हेड भी ऊपर आ सकता है, टेल भी ऊपर आ सकता है। अगला है अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि डाइस में 8 होता ही नहीं है, डाइस में 1 से 6 तक के नंबर होते हैं केवल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने समझाया। प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकल आंसर, चांस का ही मैथमेटिकल आंसर देना। इसका फॉर्मूला होता है 1/n, जहां n क्या है, n मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर क्या, जैसे मान लिया किसी कोइन को उछाला तो यहाँ पे मैक्सिमम n 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि कोइन के 2 ही पहलू होते हैं, एक हेड और एक लैंड, वो एक हेड और एक टेल। तो हमने एक पहलू को हेड मान लिया, दूसरे को टेल, तो 2 पहलू हो गए ना, यानी यहाँ पे हमने n 2 है, यानी उस वाले चीज का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम चांस 2 है, 2। ये ऐसे याद रख लो बस, n 1/n, ये कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए क्रिएट कर दिया है। तो जैसे किसी ने कोइन उछाला और वो कहने लगे हेड आने की क्या चांस है, तो आप कहेंगे 1/2, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक ही आएगा हमेशा। टेल का ही तो भी 1/2, कोई का डाइस उछाला है उसमें 1 के आने का क्या चांस है, तो आप कहेंगे 1/6, क्योंकि एक डाइस के 6 पहलू होते हैं, यानी 6 फेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग फेस होती हैं। कोइन की 2 फेस होती हैं। कोई कहने लगे डाइस उछाला है उसमें 5 आने के क्या चांस है, तो भी 1/6, 4 आने के तो भी 1/6, क्योंकि आएगा तो कोई एक ही नंबर, तो 1 तो ऊपर निश्चित है और नीचे बस उस चीज़ की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल फेस कितनी है, n इक्वल, एक तरह से टोटल फेस कह सकते हैं हम, टोटल फेस, उसमें टोटल फेस कितनी है, 6 है तो 1/6 हो गया। जैसे कोई बच्चे कह रहा है उसके पास 8 मार्बल्स हैं अलग अलग कलर के, और उन्हें एक बॉक्स में भर दिया, तो उसमें से मान लिया एक रेड है, तो रेड के आने की क्या चांस है, टोटल 8 है
तो 1/8 हो गया। ऐसे ही कोई बच्चा ट्रैफिक लाइट पकड़ा है और वो कहने लगे येलो आने के क्या चांस है, तो कहेंगे 1/3, क्योंकि ट्रैफिक लाइट टोटल 3 होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो 1/n, और n मतलब टोटल फेस या जो भी है उसकी टोटल मैक्सिमम फेस वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, मैंने बार ग्राफ भी बता दिया, चांस एंड प्रोबेबिलिटी भी बता दी, और मीन मोड मीडियन भी बता दिया, रेंज भी बता दिया। एक ही क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन सब कुछ निकालने को दे सकता है। एक ही कह रहा है ट्रू फॉल्स, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, ट्रू। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि मोड हमेशा उन डाटा में से एक ही होगा, मीन उनमें से एक हो भी सकता है या नहीं भी, और मीडियन ओड काउंटिंग के लिए तो हमेशा उनमें से एक होगा, और इवन काउंटिंग के लिए कुछ और होगा, लेकिन होगा उसी रेंज में। अगला कह रहा है द मीन इज वन ऑफ नंबर्स इन अ डाटा, मीन उन नंबर्स में से एक होता है जो डाटा में दिया गया है। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि ये बात हर क्वेश्चन के लिए ट्रू नहीं है, उनसे अलग भी हो सकता है। जैसे हमने जो करा था उसमें तो 25 उन्हीं में से एक आया था, पर आंसर कुछ और भी आ सकता है। जैसे हम कुछ और डेटा थोड़ा चेंज कर दें तो पॉइंट में आंसर आ सकता है 24.5, तो वो उनमें से एक नहीं होगा। ओके, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, ये भी मेरे हिसाब से फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ओड काउंटिंग के लिए तो 3 इधर या 4 इधर बीच वाला मीडियन हो गया, उनमें से एक ठीक है। पर इवन काउंटिंग के लिए तो बीच वाले 2 का हमें सम करके 2 से डिवाइड करना है, और वो आंसर तो कुछ अलग आएगा, उनमें से एक नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा, जैसा कि हमने करके भी देखा था एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, बस मीन मोड मीडियन, कभी कभी मोड मीडियन सेम भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग ही आएंगे। मोड फ्रीक्वेंसी हो गई जो सबसे ज़्यादा बार आया है नंबर, मीडियन बीच का हो गया, एवरेज मीन उनका एवरेज हो गया। एक यहाँ पे इन्होंने छोटा सा टॉपिक और बताया है, वो और मैं बता देता हूँ, हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। टैली मार्क्स टेबल, टैली मार्क की टेबल बनाओ। मान लिया मैं कोई डाटा दिया है 2, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 6, 2, 3, 4, 5, और इसकी टैली मार्क बनानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर, ये वाले जो इसमें आए हुए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, और यहाँ लिखेंगे इनकी टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? जैसे 2 हमने देखा, चलो पहले हम 3 देख लेते हैं, 3 2 बार आया है तो इसे कहते हैं टैली मार्क। इस तरह से 2 निशान बना दिए। 4 भी 2 बार आया है तो 2 बना दिए। 5 भी 2 बार आया है, मान लिया मैं 5 3 बार कर दूं, चलो 3 बना दिए। 6 एक ही बार आया है तो 1 बना दिया। 5 2 1 2 3 4 5, ये 5 बार आया है तो 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, और 5 ऐसे काट के बनाओ। ठीक है, इस तरह से हम ये कर सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं टैली मार्क्स। जो उसमें डेटा हैं वो लिख लो, और वो जितनी बार आए उनकी फ्रिक्वेंसी को दिखाना ही टैली मार्क्स होता है। ये एक तरह से फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी यानी वो कितनी बार आए, उनकी आवृत्ति कितनी बार आए हैं, फ्रिक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें कहा है कि ABC 3 प्लेयर हैं और उन्होंने 4 गेम खेले हैं, लेकिन इसमें C ने 1 गेम नहीं खेला। तो आप याद रखना, जब इसका एवरेज निकालेंगे तो इसके 3 गेम का सम करेंगे, क्या क्या नंबर है उनका सम, अपोन में 3 रखेंगे, 4 नहीं। और B ने 4 गेम खेले हैं लेकिन उसके 1 में 0 आए हैं, तो यहाँ पे सम तो 3 का ही करेंगे हम, चाहे आप प्लस में 0 भी दिखा दो, लेकिन अपोन में 4 ही रखेंगे, क्योंकि उन्हें खेले 4 हैं, भले ही 1 में 0 आया हो। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज 3.1 का 5वां है, जो मैंने अभी बताया है।
5th क्वेश्चन, इसमें सी एक नहीं खेला गेम, सी ने एक गेम नहीं खेला तो अपोन में 3 ही रखेंगे, और बी ने सारे गेम खेले, भले ही उसका एक में 0 आया हो, लेकिन अपोन में यहाँ 4 ही आएगा एवरेज निकालते हुए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, कुछ पूछना हो कमेंट करें, कुछ सुधार करना हो तो भी कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।